हेलो एंड वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं क्विक अपना जो भी है आरपीएससी के रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस हैं, उनको हम जल्दी जल्दी करना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगी कि जो आपका हमारी classes.vinitachauhan.com है, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस चल रही हैं। तो उसमें हमने आज तक 3 क्विज अपलोड कर दी है और 3 को कल हम कर देंगे। तो कुल मिलाकर आपके 500 क्वेश्चन, 500 से 600 क्वेश्चन वहां पर अपलोड हो गए हैं। वो भी सारे एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं और ये जो मैं करा रही हूँ दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हम शुरू करते हैं अपना, कंटिन्यू करते हैं आरपीएससी 2016 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज डेन्योडेशन? डेन्योडेशन क्या है? तो बच्चों ये डेन्योडेशन है, दिस इज रिलेटेड विद स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये किससे स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड है? इसको किसने दिया था? रंगानाथन ने। और ये रिसर्च के 4 फेजेस से संबंधित है, जो रिसर्च की स्टार्टिंग से लेकर और रिसर्च का वेरिफिकेशन या रिजल्ट्स को वेरीफाई करना या रिजल्ट्स की टेस्टिंग तक संबंधित है। स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड के डॉक्टर रंगानाथन ने रिसर्च के 4 स्तर बताए थे। शुरुआत हो रही थी नादिर से, देन दूसरा फेज था एसेंडेंट, फिर तीसरा फेज था जेनिथ एंड चौथा फेज था डिसेंडेंट। तो नादिर या एम्फेरल फेज है, ये क्या था? ये था डेटा कलेक्शन का। दूसरा जो है इंडक्टिव लॉजिक, वो था हाइपोथेसाइजिंग या प्राकल्पना या परिकल्पना। तीसरा है डिडक्टिव इंडक्टिव लॉजिक एंड चौथा है वेरिफिकेशन, वो था टेस्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। तो ये आपके आरपीएससी से संबंधित सिलेबस में नहीं है, पर कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसके कितने फेज हैं? 4। चारों फेज के नाम, पहला है नादिर, एसेंडेंट दूसरा, तीसरा जेनिथ एंड चौथा डिसेंडेंट। तो ये क्या है? जो डेन्यूडेशन है, डेन्यूडेशन होता है इसमें जो रिसर्च का तीसरा प्रोसेस होता है, ये गहनता को बढ़ाने और विस्तार को कम करना। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले विषयों का विभाजन, या हम जो कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में बांटा विषयों को, ठीक है। फिर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में साइंस में हमने बांट दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या आर्ट्स में हमने बांट दिया हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। फिर हिस्ट्री में हमने ले ली इंडियन हिस्ट्री। फिर इंडियन हिस्ट्री में हमने ले लिया मान लीजिए मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। तो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री ये क्या हो गया? जो हिस्ट्री है उसका विस्तार तो कम हो गया, एक इतिहास का विस्तार कम और गहनता को बढ़ गई। तो ये है डेन्यूडेशन, यानी जो गहनता को बढ़ाएगा और विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, देन मिडाइवल हिस्ट्री, देन उसके बाद उसको और भी गहनता में या और भी शॉर्ट में लेंगे, इस तरीके से ये कहलाता है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित ग्रंथालय संघों को उनकी स्थापना के अनुसार कालक्रम में रखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइजलिक की जो स्थापना हुई है 1955, एसले 1924, एएलए की स्थापना हुई है 1876 एंड एसएलए 1909। तो अगर हम इस क्रम के अनुसार जाते हैं तो सबसे पहले आना चाहिए आपका 3 नंबर, क्योंकि एएलए 1876 सबसे पुराना है। तो 3 नंबर, इस तरह से हम आंसर को पकड़ते हैं। 3 नंबर जिसमें पहले है 3 4 2 1, 3 के बाद 2 नेक्स्ट क्या है 4, एसएलए 1909 सही है। फिर 1924 एंड 1955, आइजलिक 1955, एसलिप 1924, एएलए 1876 एंड एसएलए 1909। तो इसका आंसर है 3। येट्स करेक्शन is in statistical testing of hypothesis is related with। परिकल्पना के सांख्यिकी परीक्षण में ये संशोधन किससे संबंधित है? ये आपका रिसर्च या आपके रिसर्च मेथड से संबंधित प्रश्न है, जो पूछ रहा है कि येट्स करेक्शन किससे संबंधित है। तो पाई स्क्वायर जो हम करते हैं परीक्षण, उसमें यूज किया जाता है आपका येट्स परीक्षण, या जिसको हम क्या बोलेंगे येट्स करेक्शन इन स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग। नेक्स्ट है फुल नेम ऑफ इफला। इफला का फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट्स। और इसमें इंस्टीट्यूट्स कब जुड़ा है? 1976 में।
नेक्स्ट है यूनेस्को अटेम्प्ट टू मेक यूजर एजुकेशन प्रोग्राम। यूनेस्को ने उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके द्वारा प्रयास किए थे या किसकी सहायता से उसने यूजर एजुकेशन कार्यक्रम शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा यूनिसिस। यूनेस्को ने यूनिसिस की सहायता से यूजर एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, द टर्म कैटलॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम टू टर्म्स कैटा एंड लॉगस ऑफ विच लैंग्वेज। जो कैटलॉग टर्म है या कैटलॉग पद की उत्पत्ति KATALOGOS से हुई है और ये कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस इज अ कैनन ऑफ। नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस इज अ कैनन ऑफ, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस है वो किसका कैनन है? तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस है सहायक अनुक्रम का सिद्धांत। या तो ये आइडिया या तो वर्बल या नोटेशनल, ये हमारा एमली एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था बच्चों। तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस हमेशा वैचारिक सतह या आइडिया प्लेन से संबंधित होता है। जब हम विषयों का निर्धारण कर लेते हैं किन किन विषयों को हमने शामिल करना है, विषयों को शब्द दे दिया, शब्दों को अंक दे दिया, फिर हम ये देखते हैं कि किसको पहले और किसको बाद में रखना है। तो विषयों के निर्धारण करने के बाद उनके क्रम को निर्धारित करने के जो सूत्र हैं वो कहलाते हैं सहायक अनुक्रम के सूत्र। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन, ये कह रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो किस पर आधारित होते हैं? औपचारिक संचार किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों औपचारिक संचार है वो स्केलर चेन। जब हम स्केलर चेन जैसे बताते हैं हम कि जो मैनेजमेंट का जो एक तरीका होता है कि किसी भी अधिकारी से बात करने के लिए हमें एक चेन्स के थ्रू ही बात कहनी होती है और अधिकारी को ही भी अपने ऑर्डर एक चेन या स्केलर श्रृंखला के अकॉर्डिंग ही प्रसारित करने होते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? फॉर्मल कम्युनिकेशन से। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन द स्केलर चेन। नेक्स्ट है बच्चों सब्जेक्ट ओशियनोग्राफी इज द रिजल्ट ऑफ विच मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान में दो विषय, एक तो समुद्र है एंड एक विज्ञान है, ज्योग्राफी एंड ओशियनोग्राफी। तो ये समुद्र विज्ञान जो विषय है ये दो विषयों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए आपका आंसर होगा क्लस्टर, जिसको कि सब्जेक्ट बंडल कहा गया था। नेक्स्ट है बच्चों आपका Put the following public library acts in order of their year of enactment. निम्नलिखित सार्वजनिक ग्रंथालयों को उत्पत्ति के क्रम में रखिए। तो सबसे पहले अगर हम जाते हैं वेस्ट बंगाल में 1979 में, उसके बाद आपका गुजरात में 2001 में, देन उसके बाद कर्नाटका 1965 एंड मद्रास 1948। अब अगर इनके ईयर हमें पता है 79, 2001, 65 एंड 48, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आएगा अपना 60 में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले आएगा अपना मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट चौथा एक ही है। अगर आपको एक आता है तो आप पकड़ के आंसर लगा सकते हो। R 3 1 एंड 2। नेक्स्ट है अपना मस्तिष्क कोठरी, ब्रेन चैम्बर इज स्टडी इन लाइब्रेरी साइंस इन। मस्तिष्क कोठरी, मस्तिष्क कोठरी यानी जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने ये अपने मस्तिष्क में डिसाइड किया कि हम ज्ञान जगत के किन किन विषयों को शामिल करेंगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। तो ये किससे रिलेटेड है? आपका ज्ञान जगत से। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर क्या है? क्वेश्चनायर है एक मापन की तकनीक, तथ्य संग्रह का उपकरण, शोध का उपकरण, इनमें से सभी। देखो बच्चों जो क्वेश्चनायर है ये आपका टूल फॉर डेटा कलेक्शन है, टूल फॉर रिसर्च भी है, ठीक है। और लेकिन ये मेजरमेंट टेक्निक नहीं, ये है सर्वे टेक्निक। ये होती है आपकी मापने की नहीं, सर्वे करने की विधि होती है। तो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन नंबर 62 को आपका डिलीट कर दिया था क्योंकि इसके आंसर में या तो आता ऑल ऑफ दीज। अगर हम देखते हैं इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, बट इसको डिलीट किया क्यों? कि मेजरमेंट टेक्निक नहीं माना, उन्होंने कहा कि ये एक सर्वे की तकनीक होती है। टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी इन यूडीसी, यूडीसी में दो प्रकार की सारणियों का प्रयोग किया जाता है और वो कौन सी होती है? सामान्य एवं विशिष्ट, कॉमन एंड स्पेशल।
यूडीसी में जो सारणियां प्रयोग की जाती हैं वो 2 प्रकार की सारणियां होती है बच्चों, और वो कौन-कौन सी होती है? कॉमन सारणी और स्पेशल सारणी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड पीएचडी डिग्री, किस यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट की? हम सभी जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इंडिया में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पीएचडी की डिग्री स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। क्लासिफिकेशन सीआरजी कहां पर स्थापित है? ये लंदन में है। कब बना है? 1952 में। आइटिलिस इज एन एसोसिएशन, ये आप देख रहे हैं कि 3 पेपर मैंने अभी आपको कराए और तीसरे पेपर में फिर से आइटिलिस है। आइटिलिस किसका संघ है? ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हम सभी जानते हैं कब बना है? 2006 में। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि भाषा और पुस्तकालय विभाग से संबंधित आपका एग्जाम है, तो ये लाइब्रेरी एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, इसके अध्याय और इसकी थोड़ी सी जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर पैकेज was developed by the UNESCO for promotion of computer use in libraries। यूनेस्को द्वारा कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का निर्माण ग्रंथालयों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को बढ़ाने हेतु किया गया था? तो यूनेस्को ने CDSIS, कल हमने इसकी फुल फॉर्म भी देखी थी। यूनेस्को ने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया था? CDSIS 1985 में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, ये बहुत पूछा जाता है। 1961 कहां पर हुई थी? पेरिस में। कभी पूछ लेते हैं ये कि कब हुई थी, कभी पूछ लेते हैं किससे संबंधित थी? कैटलॉगिंग प्रिंसिपल से। कभी कभी पूछते हैं कि AACR2 किस पर आधारित है? ICCP 1961 पर। नेक्स्ट है आपका आइजिलिक। आइजिलिक की स्थापना हम सभी जानते हैं कि अभी अभी मैंने आपको बताया भी है ऊपर वाले क्वेश्चन में, 1955। यूबीसी, यूबीसी क्या है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल। यूबीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल, और किसके द्वारा शुरू किया गया था? इफला का ये प्रोग्राम है यूबीसी। निम्नलिखित में से कौन सा शोध का उपकरण नहीं है? सर्वेक्षण, बिल्कुल सर्वेक्षण है। सर्वे शोध के लिए यूज किया जाता है, क्वेश्चनर भी किया जाता है, इंटरव्यू भी किया जाता है, बट साइंटिफिक मेथड है। ये एक रिसर्च की विधि है, रिसर्च का उपकरण नहीं है, रिसर्च की विधि है, वैज्ञानिक विधि इसका आंसर होगा। किसने इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इसको बहुत बार ये प्रश्न आता है आपका, सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द का निर्माण किसने किया है? सभी जानते हैं कॉल्विन मूवर्स ने इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द का प्रयोग किया था। सीपीएम, अब इसको देखते हैं बच्चों। सीपीएम का संबंध किससे है? सीपीएम का संबंध है मैनेजमेंट से। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या है इसका फुल फॉर्म? है क्रिटिकल पाथ मेथड। और ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1950 में। किसने शुरू की थी? कैली एंड वॉलकर ने। इससे भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ मेथड कैले एंड वॉलकर के द्वारा शुरू की गई, और ये शुरू की गई 1950 में। पर्ट सीपीएम, पर्ट सीपीएम, सीपीएम के साथ पर्ट का भी फुल फॉर्म और पर्ट के बारे में भी जानकारी पूछी जाती है। आगे आपका क्वेश्चन पर्ट से रिलेटेड भी आएगा, तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी। कंपोनेंट्स ऑफ कॉल नंबर, कॉल नंबर किससे बनता है? क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। आंसर है क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर से बनता है आपका कॉल नंबर। क्लास नंबर किसी पुस्तक का विषय, विषय के अतिरिक्त अन्य विशेषताएं बुक नंबर, और कलेक्शन नंबर उसकी किताब की आकार, प्रकार या किताब के किस संग्रह कक्ष में रखी है उसके आधार पर दिया जाने वाला नंबर। राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास के लिए हुई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। सूचीकरण में वर्ग कोष्ठक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बाहर से ली गई, ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है बच्चों। बाहर से ली गई सूचना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट का। अ पॉपुलर टेक्निक फॉर फोरकास्टिंग, मतलब कि पूर्वानुमान की लोकप्रिय विधि कौन कौन सी है? तो जो पूर्वानुमान, ये भी रिसर्च से संबंधित आपका प्रश्न है। पूर्वानुमान की लोकप्रिय विधि है दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिगमन विश्लेषण। नेक्स्ट है बच्चों आपका इन चेन प्रोसीजर इफ अ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ फेस रिलेशन सिंबल। अगर मान लीजिए किसी भी दशा संबंध में, ठीक है, किसी भी दशा संबंध
किसी भी श्रृंखला प्रक्रिया में अगर कोई दशा संबंध का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो मैंने आपको बताया है कि जितने भी कनेक्टिंग सिंबल हैं, वो चाहे दशा संबंध का भी कनेक्टिंग सिंबल क्यों ना हो, वो क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है हमारी मिथ्या कड़ी, या जिसको हम बोलते हैं फॉल्स लिंक। मशीन रीडेबल कैटलॉग वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय मार्क। सबसे पहले किसने शुरू किया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। 1966 में आया मार्क 1, 1968 में आया मार्क 2, 1977 में आया यूनिमार्क जिसको शुरू किया इफला ने, 1999 में आया मार्क 21 जिसको शुरू किया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। विपो स्टैंड फॉर, विपो किसके लिए है? विपो का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है एंड विपो इज रिलेटेड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बच्चों आपका द पोस्टकॉर्प फॉर्मूला। पोस्टकॉर्प किसके द्वारा डिवाइस किया गया था? ये किया था लूथर गुलिक और उर्विक। कभी कभी गुलिक और उर्विक दोनों नाम आते हैं और कभी कभी लूथर गुलिक। 1937 में लूथर गुलिक ने एक लेख पढ़ा था जिसमें उन्होंने इस फॉर्मूले का वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने प्रबंध को 8 तत्वों में या 8 भागों में बांटा है, जिसमें P है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। सब में ING है। ये है पोस्टकॉर्प। द टर्म PERT स्टैंड फॉर, आ गया ये PERT है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक है आपकी PERT तकनीक। ठीक है, PERT तकनीक को किसने बनाया है? US नेवी ने। ये लिख लीजिए बच्चों, ये सभी इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया है इसको? US नेवी के द्वारा बनाई गई तकनीक है आपकी जो PERT है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू तकनीक। इसको कब बनाया है? 1958 में। PERT, ये भी देखिए आप, PERT और CPM दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। PERT किसको फोकस करती है? दोनों आधुनिक प्रबंध तकनीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक है। PERT टाइम को कम करने पे फोकस करती है और CPM क्रिटिकल पाथ मेथड वो करती है मैनेजमेंट में कॉस्ट को कम करने पर। CPM आई 1950 में, PERT आई 1958 में। PERT इज रिलेटेड विद टाइम एंड CPM इज रिलेटेड विद कॉस्ट। नेक्स्ट है इंडिया अ रेफरेंस एनुअल। इंडिया अ रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इंडिया अ रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन किया जाता है बच्चों मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। इसके द्वारा किया जाता है इंडिया अ रेफरेंस एनुअल। ये सरकारी ऑथेंटिक सूचना देने वाली एक एनुअल रेफरेंस गाइड है जो कि भारत से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं की वार्षिकी कही जाती है। नेक्स्ट है द अर्लियर कॉपीराइट कन्वेंशन हेल्ड इन 1886। 1886 में जो कॉपीराइट कन्वेंशन हुई थी वो क्या कहलाती थी? बर्ने कन्वेंशन, BERNA, बर्ने कन्वेंशन कहलाई थी और ये कब हुई थी? 1886 में। इससे पहले 1883 में हुई, वो था पेरिस कन्वेंशन या पेरिस समझौता, और वो किससे रिलेटेड थी? वो थी कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की सुरक्षा से संबंधित जो समझौता था वो पेरिस समझौता, और कॉपीराइट या लेखकों की कृतियों या लेखकों की रचनाओं से संबंधित जो समझौता था वो 1886 में। पहले इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का 1883 में, देन 1886 पहला समझौता, दैट इज पेरिस कन्वेंशन, एंड अनदर वन इज बर्न कन्वेंशन। Which system of subject heading is used in classified catalog code? क्या क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को जो रंगनाथन ने बनाया है उसमें सब्जेक्ट हेडिंग या विषय के जो हेडिंग है वो कहाँ से लिए जाते हैं? चेन प्रोसीजर से। चेन प्रोसीजर से हम बनाते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री, और क्लास इंडेक्स एंट्री के लिए चेन प्रोसीजर के द्वारा हम विषय शीर्षक निकालते हैं और उससे हम क्लास इंडेक्स एंट्री का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों या अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता है। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है? अ क्लासिफिकेशन डिवाइस स्पेलिंग गलत है। अ क्लासिफिकेशन डिवाइस टू अरेंज बुक्स or the library material by subject or form or both or by any recognizable logic order is called.
वो क्या कह रहा है कि जिसमें कि पुस्तकों या पाठ्य सामग्री का संयोजन किया जाता है। अब पुस्तकों या पाठ्य सामग्री का संयोजन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पुस्तक का वर्गीकरण। जब आप पुस्तक का वर्गीकरण करोगे, जब आप साइंस की किताबें एक साथ रखोगे, फिजिक्स की किताबें एक साथ रखोगे, केमिस्ट्री की किताबें एक साथ रखोगे, तभी आपका पुस्तक या पाठ्य सामग्री का संयोजन होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री या आपकी बायोलॉजी की किताबें तभी एक साथ आएंगी जबकि हम क्या करेंगे? पुस्तक वर्गीकरण। ज्ञान के वर्गीकरण से पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का निर्माण होता है और पुस्तक के वर्गीकरण से पुस्तक या पुस्तकालय की सामग्री का संयोजन या इकट्ठा उन्हें किया जाता है। जनरली विच नोटेशन इज यूज्ड बिफोर स्टैंडर्ड सब डिविजन इन डीडीसी? डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिविजन से पहले किस अंकन का प्रयोग किया जाता है? जीरो, ओनली जीरो। अगर आपका 2 जीरो 3 जीरो का इंस्ट्रक्शन मिलता है लेकिन आंसर होता है सिर्फ जीरो। जो स्टैंडर्ड सब डिविजन है, अगर आप डिक्शनरी का नंबर देखेंगे तो 03, पीरियोडिकल्स तो 05। तो इस तरीके से हमें जो पीरियोडिक इस स्टडी एंड टीचिंग 07, तो एक जीरो लगा है तो स्टैंडर्ड सब डिविजन से पहले सिंगल जीरो का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज एनोटेशन? एनोटेशन क्या है? एनोटेशन जो होता है वो होता है किसी भी प्रकाशक की विशिष्ट विशेषताएं। जो बुक में एनोटेशन लिखा जाता है दैट इज रिलेटेड विद स्पेशल फीचर्स ऑफ पब्लिकेशन। किसी भी प्रकाशक की जो विशेषताएं होती हैं उनको लिखा जाता है, वो कहलाता है आपका एनोटेशन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है Which three university libraries were started in 1857? 1857 में 3 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। वो कौन कौन सी थी? बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में 1857 में पुस्तकालय की यूनिवर्सिटी में स्थापना की गई थी। Who was the American librarian invited to India by Maharaja Shivaji Rao Gaikwad in 1910? महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ ने, सभी जानते हैं, किसको बुलाया था? W.A. बॉर्डन को। और ये शिवाजी राव गायकवाड़ कौन से थे? तृतीय, द्वितीय नहीं थे बच्चों, तृतीय थे। द टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड। लेक्सिकोग्राफी ये किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड होती है आपकी शब्दकोश का संकलन या कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरीज। तो 92 का हमारा जो आंसर है दैट इज शब्दकोश। ठीक है, शब्दकोश का संकलन कहलाता है लेक्सिकोग्राफी, या लेक्सिकॉन का संबंध भी है, वो भी ग्लॉसरी, ये भी आपकी इससे संबंधित ही मानी जाती है, डिक्शनरी से संबंधित। द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को जोड़ने वाला नेटवर्क कहलाता है जेनेट। ठीक है बच्चों, अब ये जेनेट के बारे में हम देखते हैं कि ये जेनेट क्या है। 1 अप्रैल 1984 से शुरू किया गया जेनेट। इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क। ये यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज को जोड़ने वाला, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को जोड़ने वाला एक एकेडमिक नेटवर्क है। इसका ये भी पूछा जाता है कि जेनेट का संबंध है यूके की एकेडमिक लाइब्रेरी से। दैट इज ऑल्सो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है। डिजिटल रेफरेंस कैन बी ऑफर्ड थ्रू। डिजिटल संदर्भ सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो जो डिजिटल संदर्भ सेवा है बच्चों, डिजिटल संदर्भ सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये डिजिटल रेफरेंस सेवा प्रदान की जाती है आस्क योर लाइब्रेरियन के द्वारा। ठीक है, ये क्या है? ये फ्लोरिडा से प्रदान की जाने वाली डिजिटल संदर्भ सेवा है, जो कि वर्चुअल संदर्भ सेवा के नाम से भी जानी जाती है। फ्लोरिडा इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के द्वारा ये सेवा प्रदान की जाती है। फ्लोरिडा इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इस सेवा को प्रदान करती है। और टेम्पा बे लाइब्रेरी कंसोर्शियम, टेम्पा बे लाइब्रेरी कंसोर्शियम TBLC के द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ये सर्विस है, ये 24 आवर्स वर्चुअल सेवा प्रदान करती है फ्लोरिडा की
वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के द्वारा प्रदान की जाने वाली वर्चुअल सेवा है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? बहुत ही इजी प्रश्न है। संस्कृति विभाग, भारत सरकार के द्वारा। अगर मानव संसाधन मंत्रालय तो दैट इज ऑल्सो राइट। अभी संस्कृति विभाग और ये दोनों अलग हो गए हैं, जबकि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही विभाग था संस्कृति विभाग। ये भी आपका सही है। इन मार्च 21 में आप मार्च 21 का मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड सारे बताए गए हैं। ये पूछे जाते हैं। अब ये पूछ रहा है सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड, इसमें पब्लिकेशन से संबंधित या डीडी से संबंधित मार्क फील्ड कौन सा, ये सभी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो सब्जेक्ट एक्सेस से संबंधित मार्क है वो है हमारा 6xx। इसका आप 1 से लेके 9xx तक का है, आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। यूट्यूब पर भी डालेंगे तो मार्क 21 की फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो वो आपका गूगल करेंगे तो भी आ जाएगा। इसको जरूर पढ़कर जाइए। मार्क के बारे में 300 पूछा था केवीएस में, 300 एंड 500 दो पूछे गए थे संस्करण और प्रकाशन से संबंधित मार्क, तो ये आप जरूर देखकर जाइएगा। नेक्स्ट है कोडन। कोडन का संबंध किससे है? कोडन का संबंध है सीरियल से। कोडन इज रिलेटेड विथ सामयिक प्रकाशन या सीरियल पब्लिकेशन से संबंधित होता है कोडन। Which source would you consult to know the impact factor of general publications? जितने भी आपके सामयिक प्रकाशन है उनके प्रभाव तत्व को जानने के लिए कौन कौन से दो स्रोत हैं? तो जो इम्पैक्ट फैक्टर को बताते हैं, सामयिक प्रकाशनों से संबंधित इम्पैक्ट फैक्टर की जानकारी देते हैं, वो है हमारे वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस, यानी कि हमारा हो गया ए एंड सी। वेब ऑफ साइंस भी हमें इम्पैक्ट फैक्टर की जानकारी देता है एंड स्कोपस इज ऑल्सो रिलेटेड विद इम्पैक्ट फैक्टर। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ डिजिट इन ISBN। अभी ISBN में कितने डिजिट हो गई है? 13। ये हम कई बार आ चुका है ये। ISBN को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ISBN के 5 भाग है, पांचों भाग में पहला कौन सा है? पहले में 3 डिजिट, लास्ट में 1 डिजिट, टैग डिजिट, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, इसको डिस्कस किया है मैंने। ISBN के पांचों भाग भी ध्यान से देखकर जाइएगा बच्चों। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन देहरादून। देहरादून में ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड का पुस्तकालय स्थित है। द टर्म हाइपरटेक्स्ट वाज कॉइन्ड बाय, हाइपरटेक्स्ट शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? टेड नेल्सन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा बनाया गया है? इम्पैक्ट फैक्टर की अभिकल्पना किसके द्वारा की गई? ये बहुत बार पूछा गया, यूजिन गारफील्ड। ऊपर पूछा इम्पैक्ट फैक्टर से संबंधित पीरियोडिकल्स, अभी पूछा इम्पैक्ट फैक्टर किसने शब्द का निर्माण किया? यूजिन गारफील्ड ने। द टर्म लाइब्रेरी लिटरेरी वारंट फॉर द बुक क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, पुस्तक वर्गीकरण के लिए साहित्यिक वारंट पद किसने बनाया है? विंथम ह्यूम। WH ह्यूम भी बोलते हैं इनको। ह्यूम के द्वारा लिटरेरी वारंट शब्द का निर्माण किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन पॉलिसी? बहुत ही आसान है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने नेपलिस या नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का निर्माण किया था। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति का राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग किसके द्वारा किया गया? प्रश्न है, ये कर लिया हमने। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति का राष्ट्रीय स्तर पर RRR-LF के द्वारा अनुप्रयोग बनाया गया था। सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित थी ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलर्टिंग सर्विस? अलर्टिंग क्या होता है? अलर्ट करना, आपको सचेत करना। तो सचेत करने से संबंधित जो सर्विस है वो कौन सी सर्विस है जो अलर्ट करने, सचेत करने से संबंधित नहीं है? तो हमारी करंट अवेयरनेस सर्विस, अवेयरनेस अवेयर करी वो है ही। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी आपकी अलर्टिंग सर्विस होती है। वो क्योंकि उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को जानकर फिर उसकी आवश्यकता के अनुसार ही प्रलेख सेवा प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग इज ऑल्सो अलर्टिंग सर्विस। लेकिन डॉक्यूमेंट डिलीवरी, जो बुक्स का आदान प्रदान किया जाता है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद अलर्टिंग सर्विस। तो इसका आंसर होगा बच्चों डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया। रिसर्च इन प्रोग्रेस, इंडिया में जो भी जितनी भी रिसर्च इन प्रोग्रेस हो रही है उसका डेटाबेस हमें कौन प्रदान करता है? तो हमें इंडिया में जितनी भी रिसर्च इन प्रोग्रेस है वो प्रदान करती है शोध गंगोत्री।
शोध गंगोत्री क्या है बच्चों? शोध गंगा है इंडिया में जितनी भी रिसर्च हुई है विषयों पर, विभिन्न विषयों पर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी इन्फिलिपनेट को जमा की जाती है और इन्फिलिपनेट अपनी वेबसाइट पर शोध गंगा के अंतर्गत उन सारी रिसर्च को डिस्प्ले करती है, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाती है। शोध गंगोत्री है रिसर्च से पहले जितनी भी सिनॉप्सिस जमा की जाती थी, उन सभी सिनॉप्सिस को शोध गंगोत्री में इन्फिलिपनेट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो रिसर्च इन प्रोग्रेस है, जो रिसर्च चल रही है, जो होने वाली है, जो हो गई है वो तो आ गई शोध गंगा में, लेकिन जो अभी चल रही है, जो होने वाली है, वो किस में दिखाई जाती है? शोध गंगोत्री में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in which scheme of classification special auxiliaries denote locally recurrent characteristics? किस वर्गीकरण पद्धति में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावृत्ति विशेषताएं इंगित करती है? हिंदी थोड़ी मुश्किल है, इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे, इन विच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेशल ऑक्सिलरीज। अब ये देखो, अभी मैंने आपको बताया था किसमें होती है स्पेशल ऑक्सिलरीज? यूडीसी में दो प्रकार की सारणी होती है, एक सामान्य और एक स्पेशल। तो स्पेशल ऑक्सिलरीज डिनोट, अगर आपको ये भी पता है कि स्पेशल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है यूडीसी में, यू कैन इजीली आंसर, आप आसानी से आंसर दे सकते हो कि स्पेशल ऑक्सिलरी डिनोट लोकली रिकरेंट, मतलब जो स्थानीय रूप से पुनरावृत्ति विशेषताओं को इंगित करती है, दैट इज स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल। और वो किससे संबंधित है? यूडीसी से संबंधित, डीडीसी और सीसी में नहीं है और बी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन में भी नहीं। एक अभिधारणा क्या है? अभिधारणा होती है रिसर्च में जब हम किसी भी बात का, मतलब हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हम एक अभिधारणा कि ये वो अभिधारणा सिद्ध हो भी सकती है हमारी और नहीं भी हो सकती, हाइपोथेसिस होती है। तो एक पोस्टुलेट्स होती है, वो क्या है? किसी भी बात की संभावना का स्वप्रमाणित कथन। अब ये प्रमाणित होगा कि नहीं होगा ये तो रिसर्च के बाद पता लगेगा, बट पोस्टुलेट इज अ सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और अभी आपको क्वेश्चन की गहराई नहीं, क्वेश्चन के आंसर को याद करना है। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इंडिया कब एस्टेब्लिश इन ईयर, किस समय में शुरू किया गया था? 2012 में। ठीक है, 2012 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसको 2014 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और एस्टेब्लिश हुआ 2012 में। 2012 में हमारी चल रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों, 12वीं हुई थी 2012, हाँ 12वीं शुरू हो गई थी 2012 से 17। नेक्स्ट है आपकी द ऑनलाइन वर्जन ऑफ मैग्रॉ-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैग्रॉ-हिल एनसाइक्लोपीडिया उसका ऑनलाइन वर्जन है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है एक्सेस साइंस। एक्सेस साइंस है, ये है ऑनलाइन वर्जन ऑफ मैग्रॉ-हिल एनसाइक्लोपीडिया। हु इज प्रोफाउंडर ऑफ टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफर? सूचना स्थानांतरण या अंतरण दोनों ही हो सकता है, स्थानांतरण भी हो सकता है। इसको किसने बनाया था? बीजमैन ने। बीजमैन इज द प्रोफाउंडर ऑफ टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, सूचना स्थानांतरण या अंतरण। INB इज अरेंज्ड अंडर टू पार्ट्स। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी दो भागों में बटी है, जनरल पब्लिकेशन और कौन सा पब्लिकेशन है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। जनरल के साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। विच एजेंसी डिड यूनेस्को कोलैबोरेट टू एस्टैब्लिश यूनिसिस्ट? बच्चा इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं अभी आपको ये एग्जाम का पेपर होने के अभी जैसे ही मैं आपको पेपर अपलोड करूंगी देन PDF भी अपलोड कर दूंगी विद आंसर की। ठीक है, RPSC 2016 का क्वेश्चन है और इसका आंसर उन्होंने माना है, मैं आंसर की दूंगी आपको ऑफिशियल इफिला, और इसका कोई उन्होंने ये क्वेश्चन डिलीट नहीं किया है। एक ही क्वेश्चन उन्होंने डिलीट किया है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर था हमारा 62 क्वेश्चन था जिसको उन्होंने डिलीट किया था। विच एजेंसी डिड यूनेस्को कोलैबोरेट टू एस्टैब्लिश यूनिसिस्ट? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये प्रश्न का आंसर सही है। मेरे हिसाब से आंसर होगा ICSU एंड द राइट आंसर इज इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन। ICSU का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, और यूनेस्को ने मिलकर यूनिसिस्ट की स्थापना की थी। यूनिसिस्ट
एक यूनेस्को का प्रोग्राम है जो शुरू हुआ था 1971 में और ऑफिशियली ग्राउंड पर आया था 1973 में। शुरुआत 71 में हो चुकी थी बट यूनिसेफ कार्यक्रम एक्चुअली में शुरू हुआ था 1973 में। इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, तो देखिए आप आरपीएससी जैसे लेवल के इतने बड़े एग्जाम में ये मैं आंसर की आपको डाल दूंगी, आंसर दिया हुआ है इफ्ला। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्राइमरी सोर्सेज, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो प्राथमिक स्रोत नहीं है। शोध प्रबंध होता है, पेटेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं, संदर्भ रेफरेंस बुक्स आर ऑलवेज कम्स इन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो एनसाइक्लोपीडिया हो, चाहे वो आपकी डिक्शनरी हो या हैंडबुक हो, सभी द्वितीयक स्रोत हैं सूचना के, प्राथमिक स्रोत नहीं है। इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है, सभी जानते हैं हेग में। इफ्ला का रजिस्ट्रेशन 1971 में हुआ और तब से इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग में। नेक्स्ट है ब्लॉग क्या है। ब्लॉग है एक ऑनलाइन जनरल, ऑनलाइन जनरल होता है ब्लॉग बच्चों, ठीक है। अब इसमें ऑनलाइन जनरल तो हमारे पास आंसर ही नहीं है, तो ब्लॉग का आंसर हमारा आएगा ये क्या है, ब्लॉग एक ऐसा ऑनलाइन जनरल है जिसमें इंफॉर्मेशन है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज की जाती है। तो ऑनलाइन जनरल की जगह हम लिखेंगे इंटरनेट जनरल इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित सूचीकरण संहिताओं को उनके उद्भव वर्ष के अनुसार क्रम में रखें। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कैटलॉग कोड्स। AACR2 कब आया था बच्चों, 1978 में। CCC कब आई थी, 1933 में। AA कोड कब आया था, 1908 में। और ALA कोड कब आया था, 1949 में। अब लगाइए इसका क्रम, मेरे हिसाब से तो एक भी क्रम नहीं बैठ रहा। जो आपका आरपीएससी ने माना है वो माना है इसको आंसर ए, ठीक है। अब ए में सी, ए कोड 1908 सही है, एएलए कोड 1949 सही है, लेकिन AACR2 से पहले तो CCC आ गई थी बच्चों 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, तो ये आंसर कैसे हो सकता है बताओ। एक भी आंसर इसमें 117 में सही नहीं है। अब आप इसका नोट डाउन करिए, AACR2 का आंसर है 1978, CCC 1934, AA कोड 1908, ALA कोड 1949। अब इसके हिसाब से लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा C, उसके बाद आएगा D, उसके बाद आएगा B, C D B एंड देन आएगा A। अब यहाँ C D B A एक में भी नहीं है, तो ये आंसर तो कोई भी आंसर इसमें नहीं बैठ रहा, जबकि आंसर A1 माना है और इस पर कोई किसी भी प्रकार का डिलीट नहीं हुआ, कोई किसी भी तरीके से इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। नेक्स्ट है इरिक इज स्पॉन्सर्ड बाय, ये डेटाबेस है बच्चों। इरिक जो है ये है आपका डेटाबेस, इसका फुल फॉर्म लिखिए एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने इसको स्पॉन्सर किया, ठीक है। और ये कब से शुरू किया गया था, 1966 से। 1966 से शुरू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यूएस डिपार्टमेंट के एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इरिक एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर डेटाबेस है। इरिक इज रिलेटेड विद एजुकेशन रिसोर्स से संबंधित एक डेटाबेस है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया था। वेब इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर का अभी पहले हमने देखा, इम्पैक्ट फैक्टर किसने डेवलप किया, यूजिन गारफील्ड ने। और वेब इम्पैक्ट फैक्टर है वो किसने डेवलप किया है, P. इनवर्सन, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर एंड वेब इम्पैक्ट फैक्टर दोनों आ गए आपके आरपीएससी 2016 में। व्हाट इज डबलिन कोर, डबलिन कोर क्या है, मेटा डेटा स्टैंडर्ड। डबलिन कोर क्या है बच्चों, मेटा डेटा स्टैंडर्ड। अब मैं इससे रिलेटेड भी आपको बता देती हूँ, ये जो डबलिन कोर है ये एक लाइब्रेरी के कार्ड कैटलॉग के स्टैंडर्ड हैं जो कि वेब पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट का होते हैं, 15। अब बच्चों ये आपको 15 एलिमेंट नेट पर मिल जाएंगे। मैं आपको वैसे बता देती हूँ बोलकर कि 15 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आप चाहें तो लिख लीजिए। पहला होता है टाइटल, दूसरा होता है क्रिएटर,
तीसरा होता है सब्जेक्ट, चौथा होता है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद पांचवा है पब्लिशर, छठा है कंट्रीब्यूटर, सातवां है डेट, आठवां है टाइप यानी किस टाइप का डेटाबेस है, नौवां है फॉर्मेट किस फॉर्मेट में है, 10वां है आइडेंटिफायर, 11वां है सोर्स, 12वां है लैंग्वेज, 13वां है 13वां है रिलेशन कि इसका रिलेशन क्या होगा, 14वां है कवरेज और 15वां है इसके राइट्स। तो इस प्रकार के 15 एलिमेंट है। आप गूगल करेंगे तो आपसे मेटा डेटा स्टैंडर्ड 15 मिल जाएंगे, इनको देखकर जाइएगा। आजकल मेटा डेटा स्टैंडर्ड के 15 तत्वों में से तत्व कोई सा पूछ लिया जाता है तो इनको आप देखकर जाइएगा। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल Who the following has designated models of communication? शैनन और वियर के थे संचार के मॉडल। शैनन और वियर ने संचार मॉडल निरूपित किए थे। ये रंगनाथन और नील मेगन ने तो सब्जेक्ट मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट किए थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल सकती है? इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी एशियन रिकॉर्डर्स से। स्टेट्समैन ईयर बुक से तो हमें एक विश्व प्रमुख घटनाओं की सूचना मिलती है। ब्रिटानिका बुक ऑफ ईयर से हमें जो हमें एक वर्ष की एक सूचनाएं मिलती है। गजेट से हमें इंडिया के स्थानों की सूचना मिलती है, लेकिन एशियन रिकॉर्डर से हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना हुआ है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। ISO 9000 स्टैंडर्ड किससे संबंधित है? ये बच्चों ISO 9000 स्टैंडर्ड है, ये किसी उत्पाद या सेवा का प्रदत्त मानक या अपेक्षाओं, इसको इंग्लिश में देखेंगे consistent confirmation of a product or service to a given set of standard or expectations। यानी कि एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी आपका प्रोडक्ट है, आपका कोई उत्पाद है या सेवा है, उसका एक माननीय या इसका एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड होता है, वो है ISO 9000। अब अलग अलग प्रोडक्ट के आगे ISO 9000 को डिवाइड किया गया है अलग अलग, जैसे भवन से संबंधित, लाइट से संबंधित, आगे अलग अलग ISO हैं। विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज असाइनिंग ISSN? ISSN कौन देता है? नेस्केयर। कितने अंकों का है? 8 अंकों का। ISBN देती है RRLF और ISSN देता है नेस्केयर। नेक्स्ट है जिफ लॉ। जिफ लॉ किस ये है? ये बिब्लियोमेट्रिक लॉ है, जिफ का सिद्धांत, और ये किससे संबंधित है? जो जिफ का सिद्धांत है इसका रिलेशन है एक लेख में शब्दों की पुनरावृत्ति या फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, एफ है बच्चों, ये भी देखो गलत है, ये आपका वही पेपर है RPSC का, यहाँ पर आएगा FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड इन ए टेक्स्ट। एक लेख में शब्दों की पुनरावृत्ति या लेख के विवरणों में शब्दों की पुनरावृत्ति रिलेटेड विद जिप्स लॉ। इसमें लोडका का लॉ आता है, इसमें बेसी ब्रैडफोर्ड का लॉ है। ठीक है, लोडका का लॉ है लेखक की उत्पादकता से संबंधित, और ब्रैडफोर्ड का लॉ है वो है शब्दों के बिखराव से संबंधित, लॉ ऑफ स्कैटरिंग, बिखराव से संबंधित। वैज्ञानिक विधि का अध्ययन। वैज्ञानिक विधि क्या है? अभी हमने देखा था जो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड है, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड में हमने देखा कि आप किसी भी विषय की संरचना, किसी भी विषय की, जब हमने देखा कि विषय की विस्तार को कम और गहनता को अधिक करना, वैसे तो ये शोध की प्रवृत्ति है, रिसर्च की, लेकिन वो विषय की संरचना से संबंधित है, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट। यूनिसिस्ट क्या है? यूनिसिस्ट है वर्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, ये पूछा जाता है। यूनिसिस्ट क्या है? एक कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? वर्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। किसका है? यूनेस्को का। कब शुरू किया गया? 1971 में। Who defined the reference service is the process of establishing contact between reader and this document in a personal way। व्यक्तिगत रूप से पाठक और प्रलेख के मध्य निजी रूप में व्यक्तिगत रूप से संबंध करना। SR रंगनाथन। SR रंगनाथन ने संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत या पर्सनल सेवा कहा था, और उन्होंने कहा था जब हम पर्सनल कॉन्टेक्ट से पाठक और प्रलेख के बीच में संबंध स्थापित करते हैं तो वो कहलाती है संदर्भ सेवा।
यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया, यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या AIU के द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन, ये तो हो गया भारतीय विश्वविद्यालय संघ, तो हो गया इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है बच्चों, AIU, शॉर्ट फॉर्म भी यही आएगी, आप यही याद करिए। द यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया इज पब्लिश्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। अब ये साइंस साइटेशन इंडेक्स तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? साइंस साइटेशन इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अभी थॉमस रूटर्स कर रहा है। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स भी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ध्यान से सुनिए बच्चों, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स भी इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अभी कौन प्रकाशित कर रहा है? अभी इसको प्रकाशित कर रहा है 1900, अभी इसको प्रकाशित कर रहा है क्लेवरेट एनालिटिक्स, CLARIVATE, क्लेवरेट ANALYTICS, क्लेवरेट एनालिटिक्स इसको प्रकाशित कर रहा है। जैसे साइंस साइटेशन इंडेक्स का पब्लिशर चेंज हो गया थॉमस रूटर्स, ऐसे इसका भी अभी पब्लिशर चेंज है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं कर रहा है। किसके द्वारा परिभाषित किया गया है कि पुस्तकालय वर्गीकरण किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य भाषा में अनुवाद करना है। बहुत समझाती हूँ मैं इस परिभाषा को, टेक्निकली भी मैंने आपको बताया कि ये क्या है। ये है SR रंगनाथन की। मान लीजिए किसी किताब का नाम है हमारे पास भारतीय इतिहास, तो हम उसको बोल देंगे V44। तो हमारा क्या है? विषय का नाम तो क्या है? भारतीय इतिहास, और हमने क्या कर दिया? V44, तो वो क्या हो गया? कृत्रिम भाषा। तो इसलिए ये किसने दी है? SR रंगनाथन। विषयों के बनने की एक प्रणाली प्रतीकरण के द्वारा, प्रतीकरण होता है लैमिनेशन। लैमिनेशन का मतलब होता है परत पे परत चढ़ाना, लैमिनेट करना। ब्रेड पे जैम लगा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी ब्रेड लगा दी, देन बटर लगा दिया, या ब्रेड पे जैम लगा दिया, बटर लगा दिया, दूसरी परत पे परत चढ़ाना। तो परत पे परत चढ़ाकर आपका क्या बन गया? ब्रेड पे जैम, वो क्या बन गया? एक कंपाउंड वो बन गया, आपका फूड बन गया। उसी तरह से कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा। जैसे आपने कहा लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी मेन क्लास है, लाइब्रेरी साइंस 2। फिर आपने कहा वर्ड की लाइब्रेरी, तो 211। वर्ड की लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन तो 211:51। वर्ड की लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन 1876 में। तो फिर समय भी, तो एक विषय पर दूसरे विषय की जब हम परत चढ़ा देते हैं तो दैट इज कंपाउंड सब्जेक्ट, और वो कहलाता है आपका लैमिनेशन या प्रतीकरण। हु यूज द टर्म कैनन? ये सभी जानते हैं कि वर्गीकरण सिद्धांत में कैनन सबसे पहले, कैनन का वर्णन करने के लिए उपसूत्र का प्रयोग किसने किया था? कैनन शब्द का सबसे पहले यूज किया था WCB शेयर्स ने, ठीक है। WCB शेयर्स के द्वारा कैनन शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है द्विबिंदु वर्गीकरण छठे संशोधित संस्करण में ओ साहित्य में P3, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों। ओ लिटरेचर का फॉर्मूला P1 क्या है? मैंने आपको बताया भी था। P1 है भाषा, P2 है स्वरूप, P3 है लेखक एंड P4 है कार्य। तो P3 हमसे पूछा तो इसका आंसर क्या होगा? लेखक पक्ष या ऑथर फैसेट। द नंबर फॉर 654 AD, तो AD के लिए यूज किया रंगनाथन ने D, तो ये होगा D654। D654 AD के लिए यूज किया है, इसलिए इसका आंसर होगा D654। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर इसकी जगह मान लीजिए होता 1754, तो फिर हम क्या लिखते? L54। L है 1700 के लिए और 54 के लिए होगा। विभिन्न वर्गीकरण पद्धति के अनुसार। नेक्स्ट है इन्फ्लिबनेट सेंटर प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस टू ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया। हिंदी में देखा पढ़ा कर बताती हूँ। इन्फ्लिबनेट केंद्र के द्वारा भारत के सभी पुस्तकालय को प्रलेख सेवा नहीं है इसमें, जबकि इंग्लिश में सही है। इन्फ्लिबनेट सेंटर प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, यहाँ पर सर्विस गायब है, टू ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश इज ऑथेंटिक। जब भी कभी कोई किसी क्वेश्चन में मतभेद होता है तो इंग्लिश टर्म को सही माना जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश को भी देख लिया करें।
इन्फ्लिबनेट केंद्र के द्वारा भारत में सभी प्रकार के पुस्तकालयों को प्रलेख सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण संभव कर दिया है। देखो बच्चों, इसका आंसर है आरपीएससी ने जो दिया है, ए गलत है परंतु क नहीं है ये। हाँ, ए गलत है परंतु क सही है। ठीक है, ए गलत परंतु क सही है। ठीक है। लेकिन इन्फ्लिबनेट केंद्र के द्वारा भारत में वर्तमान में सभी प्रलेखों को प्रलेख प्रदान सेवा की जाती है। किससे? ई शोध सिंधु से। ई शोध सिंधु ने आपका एनलिस्ट, इंडस कंसोर्शियम और आपकी जो एकेडमिक लाइब्रेरीज को दी जाने वाली सेवा थी, उन सभी तीनों को मिलाकर ई शोध सिंधु का निर्माण कर लिया है। इसलिए अगर आज आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा अ तथा क दोनों सही है। लेकिन 2016 में ई शोध सिंधु नहीं था, तो उस समय में ए गलत परंतु क सही। लेकिन आज आपसे पूछा जाए तो दोनों सही है, क्योंकि अभी इन्फ्लिबनेट सभी प्रकार के पुस्तकालयों को प्रलेख सेवा प्रदान कर रही है। पहले इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये आपके अलग अलग कंसोर्सिया थे। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बच्चों एक बार ध्यान से सुनना मेरी, ये जो है ये निसात के 13 सेक्टोरियल सेंटर हैं। ये फूड साइंस से संबंधित हैं आपके। ठीक है। उसके अलावा दवाइयों से संबंधित हैं। पुणे में है जो आपका सेंटर है। ये 13 सेक्टोरियल सेंटर के फुल फॉर्म और कहाँ स्थापित है वो जरूर याद कर लें। गूगल करना आप, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ निसात या सेक्टोरियल सेंटर ऑफ निसात, आपके 13 के 13 सेंटर आ जाएंगे। उनको सबको फुल फॉर्म और वो कहाँ पर है जरूर से याद करके जाइएगा। ये आपका 137 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मैसूर। मैसूर में है इनका फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टोरियल सेंटर। ये निसात के सेंटर का में से एक सेंटर है। सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री, सीसीसी में सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री को बोलते हैं सीआरई। क्रॉस रेफरेंस एंट्री भी बोलते हैं। सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू AACR2 व्हेन द टाइटल पेज गिव्स द नेम ऑफ ओनली एडिटर। अगर मान लीजिए AACR में टाइटल पेज पे केवल संपादक का नाम ही है, तो एंट्री किस में बनेगी? टाइटल में। अगर CCC होता तो किस में बनती? एडिटर में। CCC होता तो एंट्री बनती आपकी एडिटर ऑफ द मेन एंट्री। लेकिन AACR2 में लेखक है तो ठीक है, लेखक नहीं है तो संपादक है, तो हम किससे बनाएंगे एंट्री को? टाइटल से। ठीक है बच्चों, हम पहुंच गए हैं 139 पे। आज मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ बिकॉज आपका टाइम बहुत प्रीशियस है इस समय। इंडिया हुज हू को किसने पब्लिश किया है? इन्फा पब्लिकेशन न्यू दिल्ली के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग। एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया, ये रिक्लासिफिकेशन का सिद्धांत है। रिक्लासिफिकेशन हेतु कार्यशील संग्रह की को पहचानने की युक्ति ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। इसका आंसर होगा बच्चों प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। रिक्लासिफिकेशन सिद्धांत का संबंध किससे भी पूछा जाता है। ये कह रहे हैं एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह, मतलब रिप्रक्रिया के द्वारा आपके कार्यशील संग्रह या एक्टिव कलेक्शन को जान रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। इन्फ्रोज इन इंपॉर्टेंट स्टडी फ्रीक्वेंटली कोटेड इन। इन्फ्रोस है तो जो आपका ये इन्फ्रोस है, सबसे पहले हम ये जाने कि इन्फ्रोस का फुल फॉर्म क्या है। इन्फ्रोस का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल साइंस। क्या फुल फॉर्म है? इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल साइंस। ये किससे संबंधित है? ये बच्चों देखो, यूजीसी नेट 2011 में, केवीएस 2018 में, ये लगातार सेम और ये के यही ऑप्शन भी यही है, चारों के चारों। तो इन्फ्रोस है, लेकिन आंसर यूजीसी नेट में माना है इसको हिस्टोरिकल रिसर्च। आंसर है इसका सर्वे रिसर्च से संबंधित। ये इन्फ्रोस है, ये 1967 में शुरू किया गया, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल साइंस, एंड दिस इज रिलेटेड विद सर्वे रिसर्च या सर्वेक्षण शोध। इसको क्या बोलेंगे हम? सर्वेक्षण शोध। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम किसने बनाई है? बताओ बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम के निर्माता कौन है? जेडी ब्राउन।
साइंस साइटेशन इंडेक्स मैंने अभी बताया था, पहले कौन पढ़ाता था, पहले कौन पब्लिश करता था, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, और अभी कौन कर रहा है, थॉमस रूटर्स। ये भी पूछा जाता है आपसे, साइंस साइटेशन इंडेक्स। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स है, उसका भी चेंज हो गया, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। थॉमसन रूटर्स है अभी साइंस साइटेशन इंडेक्स के प्रकाशक। साइटेशन, अब ये साइटेशन की स्पेलिंग में एस नहीं आना चाहिए, सी आई, citation is the online host service of, citation is the online service of, citation किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है, ये है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की ये सेवा है। एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जनरल इज नोन एज, ई जनरल के पुराने खंडों हेतु पहुंच, परपेचुअल एक्सेस, इसको बोलते हैं परपेचुअल पहुंच। पुराने अगर आपके ई जनरल है उसके उस तक आप पहुंचोगे तो वो क्या कहलाती है, परपेचुअल। सेगमेंटेशन इज एसोसिएटेड, सेगमेंटेशन किससे संबंधित है, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट से या मार्केट सर्वे रिपोर्ट से। इनमें ऑड क्या है, ANSI, BIS, BSI, ESPN तो एक स्पोर्ट्स से संबंधित चैनल था और ये सभी स्टैंडर्ड है, ANSI, BIS एंड BSI, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन, तो आपका इसको हमें अब इनकी उत्पत्ति के हिसाब से लगाना है। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आई 1950, BNB आई 1957, क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स जो है आपका वो आया 1898 में, और बुक्स इन प्रिंट आई 1948 में। अब इसको लगाइए, सबसे पहले क्या आएगा 1898, तो सी किस में आ रहा है, फिर क्या आएगा 1948, देन क्या आएगा 1950, देन क्या आएगा 1957, तो आंसर क्या होगा CDBA 149 का। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे हैं, रिकॉल एंड प्रिसिशन रेट्स आर यूज्ड इन द इवैल्यूएशन ऑफ, किसके मूल्यांकन में रिकॉल और प्रिसिशन अनुपातों का प्रयोग किया जाता है, रिकॉल और प्रिसिशन का प्रयोग किया जाता है सूचना पुनर्प्राप्ति या इंफॉर्मेशन रिट्राइवल से संबंधित है रिकॉल एंड प्रिसिशन, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज मैंने आपको थोड़ा जल्दी जल्दी कराया बिकॉज मैं चाहती थी कि आपका टाइम खराब ना हो। आप classes.vinitachauhan.com पे जो चल रही हैं हमारी वो भी देखिए, वो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, उसमें लगभग 600 क्वेश्चन मैं आपको आरपीएससी के क्वेश्चन एग्जाम से पहले पहले दे दूंगी, और इसका जो PDF हो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा दूसरा आप कहते हैं ब्लर हो रही है, ब्लर हो रही है, तो आप इसकी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सेटिंग में जाकर चेंज कर लिया करिए, थोड़ा सा भी आप टेक्निकल बंदे से बात करिए तो वो आपको चेंज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए गुड बाय एंड थैंक यू।